नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 38। इज़ाबेल सीधी खड़ी हो गई। उसे रोल कॉल के लिए सीधा खड़ा होना जरूरी था। अगर वो चक्कर आकर गिर जाती तो उन्हें उसे कोड़े मारने पड़ते या फिर कुछ और बुरा होता। नहीं, ये रोल कॉल नहीं थी। वो अब पेरिस में थी, एक अस्पताल के कमरे में। वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी, किसी का। मिशेलीन लॉबी में जमा रेड क्रॉस के कारकुनों और सहाफियों से बात करने गई थी। इज़ाबेल को यहां इंतजार करना था। दरवाजा खुला। इज़ाबेल, मिशेलीन ने सरजनिश करते हुए कहा, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था। मुझे डर है कि अगर मैं लेट गई तो मर जाऊंगी, इज़ाबेल ने कहा। या शायद उसने ये अल्फाज सोचे। मिशेलीन की तरह इज़ाबेल भी एक तिनके की तरह पतली थी। उसके कूल्हों की हड्डियां उसके बेशक्ल कपड़ों के नीचे मिसल नाखूनों के दिखाई देती थी। वो तकरीबन बिल्कुल गंजी थी, सिर्फ यहाँ और वहाँ बालों की चंद चंक उगे थे और उसके अब्रू नहीं थे। उसके गले और बाजुओं की जिल्द पर खुले हुए जख्मों की तहें थी जो फैलकर बाहर आ रही थी। आओ, मिशेलीन ने कहा। उसने इज़ाबेल को कमरे से बाहर निकाला। खामोश, रगड़ते हुए, चीथड़े पहने हुए वापस आने वालों के अजीब हुजूम और रोते हुए आबवीदा आंखों वाले अहले खाना के दरमियान से, जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, सहाफियों से गुजरते हुए। उसने इज़ाबेल को आहिस्ता से एक खामोश कमरे में ले जाया, जहां दूसरे कैंप के बच जाने वाले कुर्सियों पर झुके बैठे थे। इज़ाबेल ने कुर्सी पर बैठकर आदब से अपने हाथ अपनी गोद में रखे। उसके फेफड़े हर सांस के साथ दर्द और जलन में मुब्तला थे और उसके सर में शदीद सरदर्द था। वक्त आ गया है कि तुम घर वापस जाओ, मिशेलीन ने कहा। इज़ाबेल ने ऊपर देखा, बेजान और धुंधली आंखों के साथ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सफर करूं? उसने आहिस्ता से पलकें झपकाईं, सोचने की कोशिश करते हुए। उसका सरदर्द इतनी शिद्दत से था कि वो अंधेरे की तरह महसूस हो रहा था। कहाँ जा रही हूं? कह रहे वो। तुम्हें अपनी बहन से मिलना है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो? तुम्हारा ट्रेन 40 मिनट में रवाना होगा, मेरा 1 घंटे में। हम वापस कैसे जाएंगे? इज़ाबेल ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से बुलंद थी। हम खुशकिस्मत हैं, मिशेलीन ने कहा, और इज़ाबेल ने सर हिला दिया। मिशेलीन ने इज़ाबेल को उठने में मदद की। दोनों साथ में अस्पताल के पिछले दरवाजे तक लंगड़ाती हुई गईं, जहां एक सफ में गाड़ियां और रेड क्रॉस के ट्रक खड़े थे ताकि बच जाने वालों को ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। जब वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, वो एक दूसरे के करीब खड़ी हो गईं, जैसे वो पिछले 1 साल में अक्सर करती रही थी। एपेलाइंस में, मवेशियों की गाड़ियों में, खाने की कतारों में। एक रोशन चेहरे वाली नौजवान लड़की रेड क्रॉस की यूनिफॉर्म में कमरे में आई, क्लिपबोर्ड उठाए। रोसिनियोल? इज़ाबेल ने अपने गर्म और पसीने से भीगे हुए हाथ उठाए और मिशेलीन के झुर्रीदार सफेद चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की मिशेलीन बेबिनाओ, और बुजुर्ग औरत के खुश्क लबों पर बोसा दिया। अपने बारे में माजी के सीगे में बात ना करो। लेकिन मैं माजी हूं। वो लड़की जो थी, वो गई नहीं है इज़ाबेल। वो बीमार है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, लेकिन वो जा नहीं सकती। उसका दिल शेर जैसा था। अब तुम माजी के जमाने में बात कर रही हो। इज़ाबेल को सच में वो लड़की याद भी नहीं आ रही थी। वो लड़की जो बिना कुछ सोचे समझे मुजाहिमत की तहरीक में कूद पड़ी थी। वो लड़की जो एक हवाईबाज को अपने पिता के फ्लैट में ले आई थी और दूसरे को बेवकूफ़ी से अपनी बहन के बाड़े में छुपा लिया था। वो लड़की जो पेरेनीज पहाड़ों को पार कर गई थी और पेरिस से हिजरत के दौरान मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। हम बच गए, मिशेलीन ने कहा। इज़ाबेल ने पिछले हफ्ते में ये अल्फाज बार बार सुने थे। हम बच गए। जब अमेरिकियों ने कैंप को आज़ाद किया था तो हर कैदी की जबान पर यही 3 अल्फाज थे। तब इज़ाबेल को वाकई सुकून महसूस हुआ था। इन सब मार पीट के, ठंड के, जिल्लत के, बीमारी के और बर्फ में मजबूरन मार्च करने के बाद वो जिंदा बच गई थी। लेकिन अब वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अब क्या होगी। वो फिर से वो नहीं बन सकती जो पहले थी। मगर आगे कैसे बढ़ें? उसने मिशेलीन को आखिरी बार अलविदाई हाथ हिलाया और रेड क्रॉस की गाड़ी में बैठ गई। बाद में जब वो ट्रेन में थी तो उसने उन लोगों की नजरों को नजरअंदाज करने की अदाकारी की। उसने सीधा बैठने की कोशिश की पर कर ना सकी। वो एक तरफ ढल गई और अपना सर खिड़की से टिका लिया।
उसने आंखें बंद की और फौरन गहरी नींद में चली गई। ख्वाब में वो तेज हिचकोले खाती मवेशियों की गाड़ी में सफर कर रही थी। बच्चे रो रहे थे, औरतें बेबस होकर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। फिर दरवाजे खुले और कुत्ते उनका इंतजार कर रहे थे। इज़ाबेल हड़बड़ाकर जाग गई। वो इतनी उलझन में थी कि उसे याद करने में लम्हा लगा कि वो महफूज है। उसने अपनी आस्तीन के किनारे से पेशानी पोंछी। बुखार फिर चढ़ गया था। 2 घंटे बाद ट्रेन कैरेवो के स्टेशन पर रुकी। मैं बच गई। फिर भी वो कुछ महसूस क्यों नहीं कर रही थी। वो उठकर मुश्किल से ट्रेन से नीचे उतरी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखती, जोरदार खांसी का दौरा पड़ा। वो झुक गई और खून खांसते हुए हाथ में थूकती रही। जब सांस बहाल हुआ तो वो सीधी खड़ी हो गई। खाली, कमजोर और बूढ़ी महसूस हो रही थी। उसकी बहन प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। वो हम से थी। एक पुराने पैबंद लगे गर्मियों के लिबास में थी। उसके स्ट्रॉबेरी सुनहरे बाल अब कंधों से नीचे लहरा रहे थे। जब वो हुजूम को देखती गई, उसकी नजरें इज़ाबेल पर ठहरे बिना गुजर गईं। इज़ाबेल ने अपना हड्डियों जैसा हाथ हिलाया। वियान ने उसे देखा और उसका रंग फक हो गया। इज़ाबेल! वियान चिल्लाई और उसकी तरफ दौड़ी। उसने इज़ाबेल के धंसे हुए गालों को नरमी से अपने हाथों में थामा। ज्यादा करीब न आना, मेरी सांस बहुत खराब है। वियान ने इज़ाबेल के फटे सूजे और खुश्क लबों पर बोसा दिया और धीरे से कहा, खुशामदीद बहन। घर। इज़ाबेल ने इस गैर मुतवक्की शब्द को दोहराया। वो कोई तसव्वुर जहन में न ला सकी। ख्यालात मुंतशिर थे और सर दर्द से फटा जा रहा था। वियान ने नरमी से बाजू फैलाए और इज़ाबेल को अपने सीने से लगा लिया। इज़ाबेल ने अपनी बहन की नरम जिल्द और उसके बालों की लीमू जैसी खुशबू को महसूस किया। उसने वियान के हाथ की हल्की थपकी को महसूस किया, जैसे वो बचपन में किया करती थी। और इज़ाबेल ने सोचा, मैं बच गई। तुम्हें तेज बुखार है, वियान ने कहा जब वो वापस ले जार्दीन पहुंचे और इज़ाबेल साफ सुथरी, खुश्क और गर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाँ, ये बुखार मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मैं तुम्हारे लिए एस्प्रीन लाती हूँ। वियान उठने लगी। नहीं, इज़ाबेल ने कहा, मुझे अकेला ना छोड़ो, बराए करम मेरे साथ लेटो। वियान उस छोटे से बिस्तर पर आ गई। उसने नहायत नरमी से इज़ाबेल को खुद से करीब किया, जैसे जरा सा लम्स भी चोट दे सकता हो। बैग के बारे में मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो, इज़ाबेल ने खांसते हुए कहा। उसने ये बात कहने के लिए बरसों इंतजार किया था। जहन में 1000 बार ये गुफ्तगू दोहराई थी। मैंने तुम्हें और सोफी को खतरे में डाला। नहीं इज़ाबेल, वियान ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे माफ करो। मैं हर मोड़ पर तुम्हें नाकाम करती रही। तब से जब पापा ने हमें मैडम डूमस के साथ छोड़ा था, और जब तुम पेरिस चली गई तो मैंने तुम्हारी बेकार सी अफेयर वाली बात पर यकीन कर लिया। वो बात आज तक मुझे तंग करती है। वियान उसकी तरफ झुकी। क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मामा चाहती थी हम हो? इज़ाबेल नींद से लड़ती रही। मैं चाहूंगी। मुझे तुम पर बेहद फक्र है जो कुछ तुमने जंग में किया इज़ाबेल। इज़ाबेल की आंखों से आंसू बह निकले। और तुम भी? वियान ने नजरें चुराई। बैग के बाद यहाँ एक और नाजी ठहरा। बहुत बुरा। क्या वियान को एहसास था कि वो ये कहते हुए अपने पेट को छू रही थी, कि शर्मिंदगी उसके चेहरे पर छा गई थी? इज़ाबेल फौरन समझ गई कि उसकी बहन ने क्या कुछ झेला है। वो इन औरतों की बेशुमार कहानियां सुन चुकी थी, जिन्हें सिपाहियों ने। तुम जानती हो मैंने उन कैंपों में क्या सीखा? वियान ने उसकी तरफ देखा। क्या? वो मेरे दिल को छू नहीं सकते, वो मेरे अंदर के इंसान को बदल नहीं सकते। मेरे जिस्म को उन्होंने पहले दिनों में तोड़ दिया था, लेकिन मेरे दिल को नहीं वियान। जो कुछ भी उसने किया वो तुम्हारे जिस्म के साथ था, और तुम्हारा जिस्म ठीक हो जाएगा। वो और कुछ कहना चाहती थी, शायद मैं तुमसे मोहब्बत भी, मगर एक जोरदार खांसी ने उसे रोक दिया। जब खांसी का दौरा थमा, वो थक कर पीछे लेट गए। उसकी सांसें हल्की और बेतरतीब थीं। वियान उसके करीब झुकी और उसके तपते माथे पर गीला ठंडा कपड़ा रखा। इज़ाबेल ने लहाफ पर पड़े खून को देखा। उसे अपनी माँ के जिंदगी के आखिरी दिन याद आ गए। तब भी इतना खून था। उसने वियान की तरफ देखा और देखा कि उसकी बहन को भी वही याद आ रहा है। इज़ाबेल की आंख एक लकड़ी के फर्श पर खुली। वो एक साथ ही बर्फ की तरह ठंडी और आग की तरह गर्म थी, ताप रही थी और पसीना बहा रही थी। कोई आवाज नहीं थी, न चूहों या लाल बेगों की, न दीवार की दरारों से पानी के बहने की जो बर्फ की मोटी तह में बदल जाए, न खांसी की, न रोने की। वो धीरे धीरे उठी। हर हरकत में तकलीफ थी। उसकी हड्डियां, उसकी जिल्द, उसका सर, उसका सीना, सब दर्द में थे। फिर एक तेज आवाज सुनाई दी। रततता, फायरिंग,
उसने सर छिपाया और कोने की तरफ भागी, नीचे झुक गई। नहीं, ये ले जार्डीन था, रेवंसब्रुक नहीं। ये आवाज छत पर बारिश की थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, चक्कर सा आ रहा था। वो यहाँ कितने दिनों से थी? 4, 5? उसने नाइट स्टैंड पर रखा चीनी का जग उठाया, जिसके साथ एक प्याला भी था। उसने हाथ धोए, चेहरे पर पानी छिड़का और फिर वियान के रखे हुए कपड़े पहने। एक ऐसा लिबास जो सोफी का था जब वो 10 साल की थी और इज़ाबेल पर बहुत ढीला था। फिर उसने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। सामने का दरवाजा खुला था। बाहर सेब के दरख्त बारिश में धुंधले नजर आ रहे थे। इज़ाबेल दरवाजे में खड़ी हो गई, मीठी हवा को सूंघते हुए। इज़ाबेल, वियान उसके पास आई। मैं तुम्हारे लिए गूदे का शोरबा लाती हूँ। डॉक्टर कहता है तुम पी सकती हो। इज़ाबेल ने बस सर हिलाया। वियान को यकीन करने दिया कि चंद चम्मच शोरबा कोई फर्क डालेंगे। वो बारिश में बाहर आ गई। दुनिया आवाजों से गूंज रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, चर्च की घंटियां बज रही थीं और बारिश छत पर पड़ रही थी और कीचड़ में छपाके मार रही थी। सड़क पर रश था, गाड़ियां, बाइसिकल, लोग शोर मचा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, एक दूसरे को खुशामदीद कह रहे थे। एक अमेरिकी ट्रक गुजरा जिसमें ताजादम सिपाही बैठे मुस्कुरा रहे थे और लोगों को हाथ हिला रहे थे। ये देखकर इज़ाबेल को याद आया कि वियान ने उसे बताया था कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली है और बर्लिन घेर में आ गया है और जल्द ही गिर जाएगा। क्या ये सच था? क्या जंग खत्म हो गई थी? उसे याद नहीं आ रहा था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। इज़ाबेल नंगे पांव सड़क की तरफ चल पड़ी। उसे देर से एहसास हुआ कि उसके पांव में जूते नहीं थे। उसे इस पर मार पड़ेगी, मगर वो चलती रही। बारिश में भीगते, कांपते, खांसते वो तबाह हुए हवाई अड्डे के सामने से गुजरी। इज़ाबेल! वो मुड़ी, जोर से खांसी, खून उसके हाथ में आ गया। वो कांप रही थी, उसका लिबास मुकम्मल भीग गया। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हें टाइफॉइड और नमोनिया है और तुम बारिश में बाहर हो। वियान ने अपनी कोट उतारी और उसके गिर्द लपेट दी। क्या जंग खत्म हो गई है? हमने कल रात यही बात की थी, याद है? बारिश ने उसकी नजर धुंधली कर दी। उसकी पीठ पर धारें गिरती रहीं। उसने गहरी लड़ती सांस ली और आंखों में आंसू महसूस किए। मत रो। उसे याद था कि ये जरूरी है, मगर क्यों है ये याद नहीं था। इज़ाबेल, तुम बीमार हो। गेतान ने वादा किया था कि जंग के बाद वो मुझे ढूंढेगा। मुझे पेरिस जाना है ताकि वो मुझे तलाश कर सके। अगर वो तुम्हें ढूंढने आएगा तो वो घर ही आएगा। इज़ाबेल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सर हिलाया। वो यहाँ आ चुका है, याद है? टूर्स के बाद उसने तुम्हें घर पहुंचाया था। मेरी नाइटिंगेल, मैं तुम्हें घर ले आया। ओह! वियान ने उसे बाजू से थामा और नरमी से पलटाया। चलो, हम उसे एक खत लिखते हैं। मुझे नहीं मालूम कहाँ भेजूं, इज़ाबेल ने कहा अपनी बहन से टेक लगाते हुए, सर्दी और बुखार से कांपती हुई। उसे कैसे याद रहा कि वो घर पहुंच गई है, वो यकीन से नहीं कह सकती। उसे धुंधली सी याद थी कि अंतुवान ने उसे गोद में उठाया, माथे पर बोसा दिया और सोफी शोरबा लेकर आई, मगर फिर शायद वो सो गई, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। वियान खिड़की के नीचे वाली कुर्सी पर बैठे सो रही थी। इज़ाबेल ने खांसा। वियान एक लम्हे में जाकर खड़ी हो गई, तकिए दुरुस्त किए और इज़ाबेल को सहारा दिया। उसने पलंग के पास रखे पानी में कपड़ा डबोया, इजाफी पानी निचोड़ा और इज़ाबेल के माथे पर रख दिया। यखनी पियोगी? खुदा के लिए नहीं, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। मैं कुछ रख नहीं पा रही। वियान ने कुर्सी पकड़ी और पलंग के करीब घसीट कर ले आई। वियान ने इज़ाबेल के गर्म पसीने से भीगे गाल को छुआ और उसकी धंसी हुई आंखों में झांका। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वियान अपनी कुर्सी से उठी और कमरे से निकल गई। चंद लम्हों बाद वो एक पीले पड़े लिफाफे के साथ वापस आई। उसने वो इज़ाबेल को थमा दिया। ये हम दोनों के लिए है, पापा की तरफ से। वो यहाँ से गुजरते हुए दे गए थे जब वो तुमसे जरूरत में मिलने जा रहे थे। वाकई? क्या उन्होंने बताया कि वो मुझे बचाने के लिए खुद को हवाले करने जा रहे हैं? वियान ने इस बात में सर हिलाया और इज़ाबेल को खत थमा दिया। इज़ाबेल को सफ़े पर अपने नाम के हुरूफ धुंधले और लंबे लगने लगे। खुराक की कमी ने उसकी बिनाई बर्बाद कर दी थी। क्या तुम पढ़कर सुना सकती हो? वियान ने लिफाफा खोला, खत निकाला और पढ़ने लगी। इज़ाबेल और वियान, जो कुछ मैं अब करने जा रहा हूँ वो बगैर किसी पछतावे के कर रहा हूँ। मेरा अफसोस मेरी मौत पर नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी पर है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम दोनों का बाप नहीं बन सका। मैं बहाने बना सकता हूँ। जंग ने मुझे तोड़ दिया था। मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। तुम्हारी मम्मा के बिना जीना मेरे बस में नहीं था। मगर ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। इज़ाबेल, मुझे याद है जब तुम पहली बार मुझसे मिलने के लिए भाग कर आई थी। तुम खुद से पेरिस तक पहुंच गई थी। तुम्हारे हर अंदाज से लगता था मुझसे मोहब्बत करो।
और जब मैंने तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पर देखा जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैंने मुंह मोड़ लिया। मैं कैसे ना समझ सका कि तुम दोनों, तुम और वियान मेरे लिए खुदा का इनाम थी। बस मैंने हाथ बढ़ाया होता। मेरे बच्चों, मुझे सब कुछ माफ कर देना और ये जान लो कि जब मैं अलविदा कहता हूँ, मैं तुम दोनों से अपनी टूटी हुई मोहब्बत भरी दिल से प्यार करता हूँ। इजाबेल ने आंखें बंद की और तकियों में ढेर हो गई। सारी जिंदगी वो इन्हीं अल्फाज का इंतजार कर रही थी, उसके बाप की मोहब्बत। और अब जो कुछ वो महसूस कर रही थी वो बस एक कमी थी। उन्होंने जितने वक्त में एक दूसरे से मोहब्बत करनी थी नहीं की, और फिर वक्त खत्म हो गया। सोफी, अंतुआन और अपने नए बच्चे को हमेशा करीब रखना वियान। मोहब्बत बहुत नाजुक शय है। ऐसा मत कहो, वियान ने कहा। क्या ना कहूं? अलविदा। तुम मजबूत और सेहतमंद हो जाओगी, तुम गेतान को ढूंढ लोगी, तुम शादी करोगी और मेरे बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम मेरे साथ होगी। इजाबेल ने आह भरी और आंखें बंद कर ली। कितना खूबसूरत जाम है ये मुस्तकबिल। एक हफ्ते बाद इजाबेल पिछले साहन में कुर्सी पर बैठी थी, 2 कंबलों और एक मोटी रजाई में लिपटी। मई की इब्तिदाई धूप तेज थी, मगर फिर भी वो कांप रही थी। सोफी उसके कदमों में घास पर बैठी उसे कहानी सुना रही थी। उसकी भांजी हर किरदार के लिए अलग आवाज बनाने की कोशिश करती, और कभी कभार, चाहे इजाबेल की हड्डियों को जिल्द में संभालना मुश्किल लग रहा हो, वो मुस्कुराती, हत्ता की हंस भी देती। वियान कहीं थी जो जंग के दौरान बची लकड़ियों से पालना बनाने की कोशिश कर रहा था। सब जानते थे कि वियान जल्द ही मां बनने वाली है। वो धीरे चलती और हमेशा कमर पर हाथ रखती। इजाबेल ने आंखें बंद की और उस दिन की सादा सी खूबसूरती को महसूस किया। कहीं दूर से एक गिरजाघर की घंटी सुनाई दी। पिछले हफ्ते से मुसलसल घंटियां बज रही थीं, जंग के खत्म होने की खुशी में। सोफी की आवाज अचानक बीच जुमले में रुक गई। इजाबेल ने शायद कहा, पढ़ती रहो, मगर उसे यकीन न था। उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, इजाबेल, ऐसे अंदाज में जो किसी बात की खबर देता हो। इजाबेल ने नजर उठाई। वियान सामने खड़ी थी। आटे की धूल उसके झुलसे चेहरे और एप्रन पर जमी हुई थी, और उसके सर पर पुराना सा स्कार्फ बंधा हुआ था। तुमसे कोई मिलने आया है? डॉक्टर को कह दो मैं ठीक हूं। डॉक्टर नहीं है, वियान ने मुस्कुराकर कहा। गेतान आया है। इजाबेल को लगा जैसे उसका दिल उसके कागज जैसे सीने को फाड़ देगा। वो खड़ी होने की कोशिश करती, मगर कुर्सी पर ढेर हो गई। वियान ने सहारा देकर उसे खड़ा किया, मगर वो हिल भी न सकी। वो उससे नजरें कैसे मिलाती? वो एक गंजी, बेआबरू, दुबली हड्डियों वाली औरत बन चुकी थी, जिसके कुछ दांत और ज्यादातर नाखून गायब थे। उसने अपने सर को छुआ और लम्हे भर बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कान के पीछे करने के लिए कोई बाल नहीं। वियान ने उसका गाल चूमा। तुम खूबसूरत हो, उसने कहा। इजाबेल आहिस्ता से मुड़ी और वो वहां था, खुले दरवाजे में खड़ा। उसने देखा कि वो कितना बदला हुआ लग रहा था। वजन कम, बाल झड़े हुए, वो चमक जो कभी थी मांद पड़ चुकी थी। लेकिन ये सब गैर अहम था। वो यहाँ था। वो लंगड़ाता हुआ उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इजाबेल ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। कई दिनों, हफ्तों, शायद पूरे 1 साल के बाद उसका दिल पहली बार काबिले एतमाद लगा, जैसे वो फिर से जिंदगी से धड़क रहा हो। जब वो पीछे हटा तो उसने इजाबेल को देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत ऐसी थी कि हर दुख, हर खौफ, हर तारीकी को धो डाले। वो सिर्फ वो दोनों रह गए थे, गेतान और इजाबेल, एक ऐसी दुनिया में एक बार फिर मोहब्बत में मुब्तिला हो रहे थे जो जंग की लपेट में थी। तुम बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत हो जैसी मुझे याद हो, गेतान ने कहा। इजाबेल हंसी और फिर रो पड़ी। उसने अपनी आंखें पोंछी, शर्मिंदा सी हुई, लेकिन आंसू बहते ही चले गए। वो अब सबके लिए रो रही थी। तकलीफ के लिए, खो जाने के लिए, खौफ के लिए, गुस्से के लिए, उस जंग के लिए जो उसे तोड़ चुकी थी और उन सब को तोड़ चुकी थी, उस बदी के लिए जिसकी पहचान वो कभी ना भुला पाएगी, उन भयानक लम्हों के लिए जो उसने जीने के लिए झेले। रो मत, गेतान ने कहा। पर वो कैसे न रोती? उन्हें एक पूरी जिंदगी मिलनी चाहिए थी, एक दूसरे को जानने के लिए, सच बोलने के लिए, राज बांटने के लिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इजाबेल ने सरगोशी की। वो वक्त याद आया जब उसने पहली बार गेतान से ये कहा था। कितनी कम उम्र और जगमगाती हुई थी वो तब। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, गेतान ने कहा, आवाज कांपते हुए। पहली बार तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा था। मैंने समझा कि तुम्हें ना कहकर मैं तुम्हें महफूज रख रहा हूँ। अगर मुझे मालूम होता। कितनी नाजुक थी ये जिंदगी, कितने नाजुक थे वो खुद। मोहब्बत, यही इब्तिदा है और यही अंजाम, यही बुनियाद, यही छत और यही दरमियान की हवा। ये अहम नहीं था कि वो टूट चुकी थी,
बदसूरत थी, बीमार थी। वो उसे चाहता था और वो उसे। सारी जिंदगी वो चाहती रही कि कोई उसे चाहे, कोई उसे अपनाए। लेकिन अब उसे पता चला कि असल में क्या अहम है। उसने मोहब्बत को जाना। उस पर मोहब्बत की बारिश हुई थी। पापा, मम्मा, सोफी, अंतवान, मिशलीन, अनूक, ऑनरे, घेतान, व्यान। उसने घेतान के पीछे देखा, अपनी बहन की तरफ, अपनी आधी जात की तरफ। उसे मम्मा की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम दोनों सहेलियां बनोगी, वक्त तुम्हारी जिंदगियों को एक धागे में पिरो देगा। व्यान ने इस बात में सर हिलाया। अब वो भी रो रही थी, एक हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखे हुए। मुझे मत भूलना इज़ाबेल, दिल में सोचा। काश उसमें इतनी ताकत होती कि वो ये बात आवाज से कह सकती। नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हेना। चैप्टर 39। 7 मई 1995, कहीं फ्रांस के ऊपर। जहाज की कैबिन में अचानक रोशनियां जल उठती हैं। मैं डिन की आवाज सुनती हूँ। ये ऐलान है कि हम पेरिस की तरफ उतरने वाले हैं। जूलियन झुककर मेरी सीट बेल्ट को ठीक करता है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि मेरी नशिस्त सीधी और लॉक में हो, कि मैं महफूज हूँ। माँ, कैसा लग रहा है दोबारा पेरिस में उतरने का? मुझे नहीं मालूम कि क्या जवाब दूं। कई घंटे बाद मेरे पास रखे फोन की घंटी बजती है। मैं अभी तक नीम ख्वाबीदा हूँ जब फोन उठाती हूँ। हेलो? हेलो? माँ सोई थी? हाँ, सो गई थी। 3 बजे हैं। तुम रीयूनियन के लिए कब निकलना चाहोगी? चलो पेरिस में थोड़ा घूमते हैं। मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी। मैं आकर तुम्हें ले जाता हूँ। मैं निब्रास्का जितने बड़े बिस्तर से धीरे से उठती हूँ और मार्बल से भरे बाथरूम का रुख करती हूँ। एक गर्म शावर मुझे होश में लाता है, जगाता है, लेकिन तब तक मुकम्मल तौर पर हकीकत का एहसास नहीं होता जब तक मैं वैनिटी के सामने बैठी रोशनी से घिरी आईने में अपना चेहरा बड़ा सा देखती हूँ। मैं घर वापस आ गई हूँ। ये अहम नहीं कि मैं एक अमेरिकी शहरी हूँ, कि मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। हकीकत यह है कि अब इनमें से कोई बात अहम नहीं। मैं घर पर हूँ। मैं एहतियात से मेकअप करती हूँ। फिर मैं अपने बर्फ जैसे सफेद बालों को पीछे ले जाकर गर्दन की गुद्दी पर एक जोड़ा बनाती हूँ, अपने उन हाथों से जो कांप रहे हैं। आईने में मैं एक बावकार बूढ़ी औरत को देखती हूँ जिसकी झुर्रीदार नर्म जिल्द है, हल्के गुलाबी चमकदार ओंठ हैं और आंखों में फिक्र है। यही मेरा बेहतरीन रूप है। मैं आईने से पीछे हटती हूँ, अलमारी से अपने साथ लाई हुई सफेद सर्दी के लिबास की पतलून और टर्टल नेक निकालती हूँ। अचानक ख्याल आता है कि शायद कुछ रंग पहनना बेहतर होता। पैकिंग करते वक्त मैंने ये सब नहीं सोचा था। जब जूलियन आता है तो मैं तैयार होती हूँ। वो मुझे बाहर राहदारी में ले जाता है, यूं सहारा देता है जैसे मैं नाबीना या माजूर हूँ, और मैं उसे ऐसा करने देती हूँ। वो मुझे खूबसूरत होटल लॉबी से बाहर पेरिस की बहार के जादुई नूर में ले आता है। लेकिन जब वो दरबान से टैक्सी के लिए कहता है तो मैं इसरार करती हूँ, हम पैदल जाएंगे रीयूनियन में। वो पेशानी पर बल डालता है, लेकिन वो तो इल दे ला सिते में है। मैं उसके तलफ़ुज़ पर चोट खाती हूँ, मगर ये मेरी ही गलती है आखिरकार। मैं दरबान को मुस्कुराते देखकर कहती हूँ, मेरा बेटा नक्शे बहुत पसंद करता है और वो कभी पेरिस नहीं आया। दरबान इस बात में सर हिलाता है। ये फासला बहुत है माँ, और तुम? बूढ़ी हूँ? मैं मुस्कुरा पड़ती हूँ। मैं फ्रांसीसी भी हूँ। तुमने हील्स पहनी हैं। मैं फिर कहती हूँ, मैं फ्रांसीसी हूँ। जूलियन दरबान की तरफ मुड़ता है, जो दस्ताने पहने हाथ उठाकर कहता है, से लागी मोसियो। वो फ्रांसीसी में कहता है। ठीक है, जूलियन आखिरकार कहता है, चलो। मैं उसका बाजू थामती हूँ और एक शानदार लम्हे के लिए जब हम लोगों से भरे फुटपाथ पर साथ साथ कदम रखते हैं तो मैं खुद को फिर से एक लड़की महसूस करती हूँ। ट्रैफिक हमारे पास से गुजर रहा है, हॉर्न की आवाजें, ब्रेकें चरचराती हैं। लड़के स्केटबोर्ड्स पर फुटपाथ पर उड़ते फिर रहे हैं, सयाहों और मकानी लोगों के हुजूम में निकलते झांकते। फिजा भरी है शाहबलूत के फूलों की खुशबू से और ताज़ा रोटी, दारचीनी, डीजल, कारों के धुएं और सूरज में गर्म पत्थरों की खुशबू से। वो महकें जो मुझे हमेशा पेरिस की याद दिलाएंगी। मेरे दाईं तरफ मैं अपनी माँ की पसंदीदा पेस्ट्री में से एक को देखती हूँ और अचानक याद आता है जब माँ ने मुझे एक तितली जैसा मैक्रोन थमाया था। माँ, मैं जूलियन की तरफ मुस्कुराती हूँ। चलो, मैं शाही अंदाज से कहती हूँ और उसे एक छोटी सी दुकान में ले जाती हूँ। कतार लंबी है और मैं आखिर में खड़ी हो जाती हूँ। मैंने तो सुना था तुम्हें कुकीज पसंद नहीं।
मैं उसे नजरअंदाज करती हूँ और शीशे के शोकेस में पड़े रंगीन मैकरॉन्स और पैं ओ शोकोला को देखती रहती हूँ। जब मेरी बारी आती है तो मैं 2 मैकरॉन खरीदती हूँ, एक नारियल और एक रास्पबेरी। मैं बैग में हाथ डालकर नारियल वाला निकालती हूँ और जूलियन को देती हूँ। फिर हम बाहर आते हैं और चल रहे होते हैं जब वो पहला निवाला लेता है और एकदम रुक जाता है। वाह! फिर लम्हे बाद फिर कहता है वाह! मैं मुस्कुराती हूँ। हर कोई अपने पेरिस के पहले जायके को याद रखता है, ये उसका होगा। जब वो उंगलियां चाटकर बैग को कूड़ेदान में फेंकता है तो फिर से मेरा बाजू थाम लेता है। दरियाए सेन के किनारे एक खूबसूरत से फूलों के बेड में मैं कहती हूँ, चलो एक गिलास वाइन पी लें, अभी 5 बजे हैं। हम बाहर फूलों से लदे शाहबलूत के दरख्तों की छांव में बैठते हैं। सड़क के उस पार दरिया के किनारे हरे रंग के कियोस्क में फरोश बैठे हैं, जो तेल की पेंटिंग से लेकर पुराने वोग मैगजीन के सरवर्ग और एफएल टावर की चाबी के छल्लों तक सब कुछ बेच रहे हैं। हम कागज में लिपटी हुई चिकनी सी मखरूती शक्ल की फ्रेंच फ्राइज बांटकर खाते हैं और शराब की चुस्कियां लेते हैं। एक गिलास 2 में बदल जाता है और सपहर की रोशनी शाम की हल्की धुंध में बदलने लगती है। मुझे याद ही नहीं रहा था कि पेरिस में वक्त कितने सुकून से गुजरता है। शहर जितना भी जिंदा दिल हो, उसमें खामोशी है, एक ऐसा सुकून जो अपने अंदर खींच लेता है। पेरिस में एक गिलास शराब हाथ में लिए आप बस हो सकते हैं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। पूरे सेन के किनारे स्ट्रीट लैम्प रोशन हो जाते हैं। अपार्टमेंट के खिड़कियां सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगती हैं। 7 बज गए हैं, जूलियन कहता है, और तब मुझे अंदाजा होता है कि वो वक्त का हिसाब रखे हुए था, इंतजार कर रहा था। कितना अमेरिकी है, ना आराम ना खुद को भूलने की मोहलत मेरे इस युवा के लिए नहीं, लेकिन वो मुझे खुद को संभालने का मौका भी दे रहा था। मैं सर हिलाती हूँ और उसे बिल अदा करते हुए देखती हूँ। जैसे ही हम उठते हैं, एक खूबसूरत लिबास का जोड़ा, दोनों सिगरेट पी रहे थे, हमारी जगह लेने के लिए बैठ जाते हैं। हम बाजू में बाजू डाले पोन न्यूफ की तरफ चल देते हैं, जो सेन के ऊपर बनने वाला सबसे पुराना पुल है। इसके आगे ईल दे ला सिते है, वो जजीरा जो कभी पेरिस का दिल था। नोत्र-दाम अपनी ऊंची चौक जैसी सफेद दीवारों के साथ किसी देवाहिब्बल शिकारी परिंदे की तरह दिखाई देता है, जिसने अपने खूबसूरत पर फैलाए हुए हैं। सेन दरिया अपने किनारों पर लगी रोशनियों की झलकियां समेटकर अपनी सतह पर सुनहरे दायरे खींचता है। जादू है, जूलियन कहता है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम धीरे धीरे पुरवकार पुल पर चलते हैं, जो 400 साल से भी पुराना है। उस पार हम एक स्ट्रीट वेंडर को देखते हैं जो अपना छोटा सा स्टॉल समेट रहा है। जूलियन एक पुराना स्नो ग्लोब उठाता है। वो इसे झटक कर उलटता है और बर्फ के जर्रात शीशे के अंदर गर्दिश करने लगते हैं, सुनहरी आईफल टावर को ढांप लेते हैं। मैं इन सफेद जर्रात को देखती हूँ और जानती हूँ कि ये सब नकली है, बस धोखा। मगर फिर भी मुझे उन भयानक सर्दियों की याद आ जाती है जब हमारे जूतों में सुराख थे, हमारे जिस्म अखबारी कागजों और जो कुछ भी हाथ आया उसमें लिपटे हुए थे। मॉम, अब कांप रही हैं। हम देर कर रहे हैं, मैं कहती हूँ। जूलियन स्नो ग्लोब वापस रख देता है और हम दोबारा रवाना हो जाते हैं, नोत्र-दाम के बाहर मौजूद भीड़ को नजरअंदाज करते हुए। होटल की इमारत गिरजा के पीछे एक छोटी गली में है। इसके साथ होटल डीयू है, जो पेरिस का सबसे पुराना अस्पताल है। मुझे डर लग रहा है, मैं कहती हूँ, और ये एतराफ मुझे खुद भी चौंका देता है। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने ये बात कब कही थी, हालांकि सच तो ये है कि अक्सर ऐसा महसूस हुआ है। 4 महीने पहले जब डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर वापस आ गया है, तो मैं खौफ के मारे शावर में रो पड़ी थी, यहाँ तक कि पानी ठंडा हो गया। हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो कहता है। नहीं, हमें जाना है, मैं कहती हूँ। मैं एक कदम दूसरे के आगे रखती हूँ, यहाँ तक कि लॉबी में पहुँच जाती हूँ, जहाँ एक तख्ती हमें 4थी मंजिल पर मौजूद बॉलरूम की तरफ रहनुमाई करती है। जब हम लिफ्ट से निकलते हैं तो एक मर्द की आवाज़ माइक्रोफोन में गूंजती है, जो अल्फाज को इतना ही बिगाड़ता है जितना कि बुलंद करता है। हॉल के बाहर एक मेज पर नाम की तख्तियां रखी हैं। मंजर किसी पुराने टीवी शो कॉन्सेंट्रेशन जैसा लगता है। ज्यादातर तख्तियां गायब हैं, मगर मेरी वाली अब भी मौजूद है। और एक और नाम जो मैं पहचानती हूँ, मेरी तख्ती के नीचे रखा हुआ है। उसे देखकर मेरा दिल जरा सा लरसता है, जैसे कोई गिराह लग जाए। मैं अपनी तख्ती उठाती हूँ, उसकी पुश्त से चिपकने वाली परत उतारती हूँ और इसे अपने दुबले छाती पर चिपका देती हूँ।
मगर मेरी नजरें उस दूसरे नाम पर जमी रहती हैं। मैं दूसरा बैज भी उठा लेती हूँ और उसे घूर कर देखती हूँ। मैडम, मेज के पीछे बैठी खातून कहती हैं। वो खड़ी हो जाती हैं उलझन ज़दा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपकी नशिस्त? मैं ठीक हूँ, मैं पीछे खड़ी रहूंगी। ऐसी बातें मत करें। वो मेरा बाजू पकड़ लेती हैं। मैं मुजाहमत करने का सोचती हूँ, लेकिन अभी मुझ में हिम्मत नहीं। वो मुझे भरे हुए बॉलरूम में ले जाती हैं, जहाँ लोग दीवार से दीवार तक फोल्डिंग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और स्टेज की तरफ ले जाती हैं, जहाँ 3 बूढ़ी खवातीन बैठी हैं। एक नौजवान आदमी, जिसने एक नीला सा खस्ता सा कोट और खाकी पतलून पहन रखी है, साफ लगता है अमरीकी है, एक पोडियम पर खड़ा बोल रहा है। मेरे दाखिल होते ही वो रुक जाता है। कमरा खामोश हो जाता है। मैं सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस करती हूँ। मैं धीरे से बाकी बूढ़ी खवातीन के पास से गुजरती हूँ और मुकर्रर के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। माइक्रोफोन पर मौजूद आदमी मेरी तरफ देखकर कहता है, आज रात हमारे साथ एक बहुत खास हस्ती मौजूद है। मैं जूलियन को कमरे के पिछले हिस्से में दीवार के साथ खड़े देखती हूँ। उसके बाजू, वो दीवार से टेक लगाए खड़ा है, बाजू सीने पर बंधे हुए, उसके माथे पर बल हैं। जाहिर है वो सोच रहा होगा कि आखिर किसी ने मुझे इस स्टेज पर क्यों बैठाया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? लगता है कि पोडियम पर खड़ा आदमी मुझसे ये सवाल 2 बार पूछ चुका है, तब जाके मेरी समझ में आता है। कमरा इतना खामोश है कि कुर्सियों के चरचराने, कालीन पर कदमों के दबने और औरतों के पंखा झलने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मेरा दिल चाहता है कि कहूं, नहीं नहीं, मैं नहीं, मगर मैं इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हूँ। मैं धीरे धीरे उठती हूँ और पोडियम की तरफ बढ़ती हूँ। ख्याल मुजत्तमा करने के दौरान मैं दाईं तरफ बैठी बुजुर्ग औरतों की तरफ देखती हूँ और उनके नाम देखती हूँ, अलमदोरा, इलियाने और अनूक। मेरे हाथ लकड़ी के पोडियम के किनारों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। मेरी बहन इजाबेल एक बेहद जज्बाती औरत थी। मैं धीरे से बोलती हूँ। जो कुछ भी उसने किया शिद्दत से किया, पूरे जुनून से, बिना किसी ब्रेक के। बचपन में हमें उसकी फिक्र रहती थी। वो हमेशा बोर्डिंग स्कूल, कॉन्वेंट और फिनिशिंग स्कूल से भाग जाती थी, खिड़कियों से निकलकर ट्रेनों में चली जाती थी। मुझे लगता था वो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है और इतनी खूबसूरत के देखने से आंखें खेरा हो जाएं। और जंग के दौरान उसने मेरे खिलाफ इसी को इस्तेमाल किया। उसने मुझसे कहा कि वो पेरिस जा रही है किसी मर्द से ताल्लुक रखने, और मैंने यकीन कर लिया। इतने साल बाद भी ये सोच मेरा दिल थोड़ा सा तोड़ देती है। मुझे जान लेना चाहिए था कि वो किसी मर्द के पीछे नहीं, अपने यकीन के पीछे जा रही थी। वो कोई अहम काम करने जा रही थी। मैं चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करती हूँ और याद करती हूँ। इजाबेल गायतान के साथ खड़ी हुई, उसकी बाहों में सिमटी, उसकी आंखें मुझ पर, आंसुओं से चमकती हुई, मोहब्बत से लबरेज। फिर उसने आंखें बंद की, कुछ कहा जो हम में से कोई नहीं सुन सका, और अपनी आखिरी सांस उस शख्स की बाहों में ली जिसने उसे दिल से चाहा। तब वो मंजर मुझे अलमिया लगा। अब वो मंजर मुझे खूबसूरत लगता है। मैं उस लम्हे की हर एक बात याद करती हूँ। अपने पिछवाड़े में यूं के दरख्त की शाखें हमारे सरों पर, और फिजा में चंबेली की महक। मैं नीचे देखती हूँ, अपने हाथ में मौजूद दूसरे नेम टैग पर, सोफी मोरियाक। मेरी खूबसूरत बच्ची जो संजीदा, सोचने वाली औरत बनी, जिसने सारी जिंदगी मेरे करीब रहकर मेरी फिक्र की, जो हमेशा मेरे इर्द गिर्द ऐसे मंडलाती जैसे मुर्गी अपने बच्चों के गिर्द। वो डरती थी। हमने जो कुछ झेला उसके बाद वो हमेशा थोड़ी सी डरी हुई रहती थी, और मुझे ये बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो मोहब्बत करना जानती थी, मेरी सोफी, और जब कैंसर दोबारा आया तो वो नहीं डरी। आखिर वक्त में मैं उनका हाथ थामे बैठी थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, तांते, आप यहीं हैं। अब बहुत जल्द वो दोनों मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरी बहन और मेरी बेटी। मैं नेम टैग से नजरें हटाती हूँ और एक बार फिर सामेइन की तरफ देखती हूँ। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आंखें नम हैं। मेरी बहन इजाबेल और मेरे वालिद जूलियन रोसिग्नॉल और उनके दोस्तों ने नाइटिंगेल तस्करी रास्ता चलाया। उन्होंने मिलकर 117 से भी ज्यादा मर्दों को बचाया। मेरी आवाज रुकती है। मैं गहरा सांस लेती हूँ। जंग के दौरान मेरा और इजाबेल का ज्यादा राब्ता नहीं था। वो मुझसे दूर रही ताकि मुझे उस खतरे से महफूज रख सके जिसमें वो थी।
मुझे ये सब उस वक्त पता चला जब वो रेवेंसब्रॉक से वापस आई। मैं अपनी आंखें पोंछती हूँ। अब कमरे में कोई चरचराहट नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। कमरा मुकम्मल खामोश है, हर निगाह मेरी तरफ। मैं पीछे खड़े जूलियन को देखती हूँ, उसका खूबसूरत चेहरा उलझन में डूबा हुआ। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो हमारे बीच मौजूद फासले को समझ रहा है। पुल नहीं, बल्कि दरार। अब मैं सिर्फ उसकी माँ नहीं रही जो उसकी तौसी हो, बल्कि एक मुकम्मल औरत हूँ, और वो नहीं जानता कि मेरे इस रूप को कैसे कबूल करे। वो इसाबेल जो कंसंट्रेशन कैंप से वापस आई थी, वो नहीं थी जो टूर्स की बमबारी से बची थी या पेरिनेज पहाड़ों को उबूर करके आई थी। वो इसाबेल टूट चुकी थी, बीमार थी। वो बहुत सी बातों में गैर यकीनी का शिकार थी, सिवाय इस बात के कि उसने जो कुछ किया वो सही किया। मैं हाजिरीन की तरफ देखती हूँ। जिस दिन वो मरी, उससे एक दिन पहले वो मेरे साथ साए में बैठी, मेरा हाथ थामे और कहा, वी, मेरे लिए ये काफी है। मैंने पूछा, क्या काफी है? तो उसने कहा, मेरी जिंदगी, ये काफी है। और वो वाकई काफी थी। मुझे मालूम है कि उसने इस कमरे में मौजूद कुछ मर्दों को बचाया, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों ने भी उसे बचाया। इसाबेल रूसिग्नाल एक हीरो के तौर पर मरी और एक आशिक के तौर पर। वो कोई और रास्ता नहीं चुन सकती थी, और उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि उसे याद रखा जाए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उसकी जिंदगी को एक मतलब दिया, उसे याद रखा, उसे पहचाना। उसे बेहतरीन बना देने और बरसों बाद भी उसे याद रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैंने डायस को छोड़ा और पीछे हट गई। सामीन अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मैंने देखा कि कितने ही बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू हैं, और अचानक मुझ पर हकीकत आश्कार हुई। ये उन मर्दों के खानदान हैं जिन्हें इसाबेल ने बचाया था। हर वो मर्द जो बचा, वापस आया, खानदान बनाया, और यूं कई जिंदगियां एक बहादुर लड़की, उसके वालिद और उनके साथियों की मरहूने मिन्नत बनी। इसके बाद में शुक्रगुजारी, यादों और तस्वीरों के तूफान में खींच गई। कमरे में मौजूद हर शख्स मुझसे जाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता है और बताना चाहता है कि इसाबेल और मेरे वालिद उनके लिए कितने अहम थे। किसी लम्हे जूलियन खामोशी से मेरे साथ आ खड़ा होता है, जैसे एक मुहाफिज। मैं उसे कहते हुए सुनती हूँ, लगता है हमें बहुत बातें करनी है, और मैं सर हिला देती हूँ, उसी के बाजू से लिपटी रहती हूँ। मैं अपनी बहन की सफीर बनने की पूरी कोशिश करती हूँ, वो सब शुक्रिया समेटने की जो वो मुस्तहिक है। हम तकरीबन हुजूम से निकल चुके होते हैं। अब भीड़ छंटने लगी है, लोग बार की तरफ शराब लेने जा रहे हैं कि मैं किसी को सुनती हूँ, हेलो वियान, एक मानूस आवाज में। सालों बाद भी मैं उसकी आंखें पहचान लेती हूँ, गेतान। वो मेरे जहन में महफूज तस्वीर से कुछ छोटा और थोड़ा झुका हुआ नजर आता है। उसका चेहरा धूप और वक्त के असर से झुर्रियों भरा हुआ है। उसके बाल कंधों तक लंबे और गार्डेनिया के फूलों जैसे सफेद है, फिर भी मैं उसे कहीं भी पहचान लेती। वियान, वो कहता है, मैं चाहता था तुम मेरी बेकी से मिलो। वो पीछे हाथ बढ़ाता है एक क्लासे की खूबसूरत नौजवान औरत की तरफ जो सियाह लिबास और गुलाबी स्कार्फ में मलबूस है। वो मेरी तरफ बढ़ती है, ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे हम पुरानी सहेलियां हूं। मैं इसाबेला हूं, वो कहती है। मैं जूलियन के हाथ का सहारा लेती हूं। मैं सोचती हूँ, क्या गेतान जानता है कि इस छोटे से यादगार का इसाबेला के लिए क्या मतलब होता? यकीनन जानता है। वो करीब झुककर मेरे दोनों गालों पर बोसा देता है और आहिस्ता से कहता है, मैंने उसे सारी जिंदगी चाहा, और पीछे हट जाता है। हम चंद लम्हों तक बेमानी सी बातें करते हैं, फिर वो चला जाता है। अचानक मुझे थकान महसूस होती है, इंतहाई थकान। मैं अपने बेटे की गिरफ्त से निकलकर भीड़ से बचती हुई खामोश बालकनी तक पहुंच जाती हूँ। वहां मैं रात में बाहर निकलती हूँ। नोट्रे-डाम रोशनी से जगमगा रही है और उसकी रोशनी सीन दरिया की काली लहरों को रंगीन कर रही है। मैं दरिया के पत्थरों से टकराने और कश्तियों की रस्सियां चरचराने की आवाज सुन सकती हूँ। जूलियन मेरे साथ आ खड़ा होता है। तो तुम्हारी बहन यानी मेरी खाला रूसी कंसंट्रेशन कैंप में इसलिए थी क्योंकि वो एक रास्ता बनाने में मदद कर रही थी जिससे गिरे हुए पायलट बच सके, और इस रास्ते का मतलब था कि वो पैदल पेरिनीज पहाड़ों को उबूर करती थी। ये जितना वो कहता है उतना ही बहादुरी का कारनामा था। तुमने कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया?
और सिर्फ तुम ही नहीं, सोफी भी ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे ये तक नहीं मालूम था कि लोग पहाड़ों के पार फरार होते हैं, या कि नाजियों की मुखालिफत करने वाली महिलाओं के लिए भी कोई अलग कैंप होता है। मर्द कहानियां सुनाते हैं, मैं कहती हूँ। ये उसके सवाल का सबसे साधारण और सच्चा जवाब है। हमें बस कव्वारी को छोड़कर आगे बढ़ना था। हमें ये नहीं पता था कि क्या महान बना जा सकता है, लेकिन हमें ये तो मालूम था कि कैसे जिंदा रहा जा सकता है। हमने वो किया जो करना था, फिर खुद को समेटा और जिंदगी नए सिरे से शुरू की। तुम्हारी बहन भी इसे भुलाना चाहती थी, जैसे मैं चाहती थी। शायद ये भी एक गलती थी कि उसे भुला देना था। हमें बात करनी चाहिए थी। तो इसाबेल पायलट बचा रही थी, पापा कैदी हप्पा थे, और तुम अकेली थी सोफी के साथ। वो अब मुझे एक नए जाविये से देख रहा है, सोच रहा है कि वो मेरे बारे में कितना कम जानता है। तो तुमने जंग में क्या किया मम्मा? मैंने जिंदा रहना सीखा, मैं आहिस्ता से कहती हूँ, और इस एतराफ के साथ मेरी बेटी की याद इतनी शिद्दत से आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सच ये है, हम जिंदा रहे, अकेले, नामुमकिन हालात के बावजूद। ये आसान नहीं रहा होगा। वो कहता है नहीं रहा। ये सच मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, और मुझे खुद हैरानी होती है। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, माँ और बेटा। वो मुझे उस निगाह से देख रहा है जो एक सर्जन के पास होती है, जो कुछ नहीं छोड़ती, ना मेरी नई झुर्रियां, ना मेरा तेज धड़कता दिल, ना मेरी गर्दन की धड़कन। वो मेरे गाल को छूता है, मुस्कुराता है, मेरा बेटा। क्या तुम समझती हो कि माजी मेरी मोहब्बत बदल सकता है? वाकई मम्मा? मिसेस मोरियाक, मैं उस मुदाखलत के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहती। मैं मुड़ती हूँ और एक खूबसूरत नौजवान आदमी मेरे सामने खड़ा है, अमरीकी, मगर इतने वाज़ेह नहीं। शायद एक न्यूयॉर्क का रिहायशी, जिसके बाल झुर्रियों में सरमई हो गए हैं और उसने डिजाइनर चश्मे लगा रखे हैं। वो एक फिटेड सियाह ब्लेजर और महंगी सफेद कमीज पहने हुए हैं, साथ में मांद पड़ी जीन्स हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ। वो भी उसी वक्त यही करता है, और जब वो ये करता है, हमारी नजरें मिलती हैं और मैं कदम बढ़ाती हूँ। ये महज एक कदम का बढ़ना है। उम्र के इस हिस्से में ये काम बात है, लेकिन जूलियन वहां है मुझे पकड़ने के लिए। मम्मा, मैं सामने खड़े आदमी को घूमकर देखती हूँ। उसमें मैं उस लड़के को देख सकती हूँ जिससे मैंने इतनी गहरी मोहब्बत की थी, और उस औरत को जो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। अरियल डे शैम्पलिन में कहती हूँ, उसका नाम एक सरगोशी की तरह, एक दुआ की तरह। वो मुझे अपनी बाहों में लेकर मजबूती से थाम लेता है और यादें वापस आती हैं। जब वो आखिरकार पीछे हटता है तो हम दोनों रो रहे होते हैं। मैंने तुम्हें या सोफी को कभी नहीं भूला, वो कहता है। उन्होंने मुझे बताया था कि भूल जाओ, और मैंने कोशिश की मगर नहीं कर सका। मैं तुम दोनों को सालों से ढूंढ रहा हूँ। मेरे दिल में एक दर्द फिर से उठता है। सोफी तकरीबन 15 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गई। अरी नजरें हटा लेता है, खामोशी से कहता है, मैंने उसके नरम खिलौने के साथ सालों तक नींद ली। बेबी, मैं कहती हूँ याद करते हुए। अरी अपने जेब में हाथ डालता है और मुझे मेरी और रेचल की एक फ्रेमशुदा तस्वीर निकाल कर दिखाता है। ये मेरी माँ ने मुझे कॉलेज से फारिग होने पर दी थी। मैं आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देखती हूँ। तुम और सोफी ने मेरी जिंदगी बचाई, अरी कहता है, जैसे ये कोई मामूली बात हो। मैं जूलियन की सांस की आवाज सुनती हूँ और जानती हूँ कि उसका मतलब क्या है। अब उसके सवाल हैं। अरी मेरे बेहतरीन दोस्त का बेटा है, मैं कहती हूँ। जब रेचल को ऑशविट्स भेजा गया, मैंने उसे अपने घर में छुपाया। हालांकि एक नाजी हमारे साथ रहता था। ये वाकई डरा देने वाला था। तुम्हारी माँ खुद को कम करके बयान कर रही हैं, अरी कहता है। उसने जंग के दौरान 19 यहूदी बच्चों को बचाया था। मैं अपने बेटे की आंखों में हैरानी देखती हूँ और मुझे मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे बच्चे हमें हमेशा इतना गलत समझते हैं। मैं एक रोजिग्नॉल हूँ, मैं आहिस्ता से कहती हूँ, अपने अंदाज में एक बुलबुला, एक बका पजीर, अरे इजाफा करता है। क्या पापा को पता था? जूलियन सवाल करता है। तुम्हारे वालिद? मैं रुक कर सांस लेती हूँ। तुम्हारे वालिद, और फिर वही है, वो राज जिसने मुझे सब कुछ दफन करने पर मजबूर किया। मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त उससे दूर भागने का गुजारा, भूलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये सब कितना जाया था। अंतवान जूलियन का वालिद था, हर लिहाज से जो अहम था। वालिदियत का तायुन हयातियात से नहीं होता, ये मोहब्बत से होता है। मैं उसके गाल को छूती हूँ और उसे देखती हूँ। तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया जूलियन। जब मैंने तुम्हें गले लगाया, उस सारी बेइज्जती के बाद मैं फिर से सांस ले सकी। मैं अपने वालिद को दोबारा मोहब्बत कर सकी। मैंने कभी इस सच्चाई को पहले नहीं समझा। जूलियन ने मुझे दोबारा जिंदा किया। उसका जन्म मायूसी के बीच एक मौजज़ा था।
उसने मुझे, अंतवान और सोफी को दोबारा एक खानदान बनाया। मैंने उसे उस वालिद के नाम पर रखा जिसे मैं बहुत देर से मोहब्बत करना सीख सकी जब वो जा चुका था। सोफी वो बड़ी बहन बन गई जो वो हमेशा बनना चाहती थी। आखिरकार मैं अपने बेटे को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी। यादें याद करना दर्द के साथ होंगी, मगर खुशी भी होगी। क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी? तकरीबन सब कुछ, मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ। एक फ्रांसीसी औरत को अपनी राज रखने की जरूरत होती है, और मैं रखूंगी। मैं एक राज रखूंगी। मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखती हूँ। मेरे 2 बेटे जो मुझे तोड़ने वाले थे, मगर किसी तरह से मुझे बचा लिया, हर एक अपने तरीके से। क्योंकि उनकी वजह से अब मैं जानती हूँ कि जो चीज अहम है वो ये नहीं कि मैंने क्या खोया, वो मेरी यादें हैं। जख्म भर जाते हैं, मोहब्बत कायम है, हम बाकी रहते हैं।